हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इससे पहले वाली वीडियो में हम जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? ये एक सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ये भी एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन ही में ही होता है। ये क्या करता है? अफेक्ट करता है 80% जॉइंट्स को और 20% जो अदर ऑर्गन्स या अदर जो होते हैं उनको, जैसे कि हमारे हार्ट को और आइज़ को। स्मॉल जो जॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि हमारी जो रिस्ट के जॉइंट्स हैं, जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं, ये इन चीज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जो वेट लॉस या फिर जो थकावट है वो जो है इसमें रहती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होएगी? जब हम सुबह उठते हैं तो हमें स्टिफनेस देखने को मिलती है। जो आरएच फैक्टर है वो पॉजिटिव होएगा। जनरल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फ्लेयर अप हो जाएंगे, बिल्कुल वर्स और एकदम पीक पे रहते हैं ये सारे सिम्टम्स, जैसे कि पेन, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, टेंडरनेस और स्वेलिंग। ये सारे सिम्टम्स जो हैं फ्लेयर अप, यानी कि ये जो जैसे एक बहुत ज़्यादा अपमोस्ट एकदम पीक पे रहते हैं ये सारे सिम्टम्स। ठीक है, अब स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले आता है बोटिनियर डिफॉर्मेलिटी। यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोक्सिमल हाइपरटेंशन वो देखने को मिलती है और जो डिस्टल होता है वो स्ट्रेट होता है। और सेकेंडली आता है स्वान नेक डिफॉर्मेलिटी। यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोक्सिमल है वो स्ट्रेट रहता है और जो डिस्टल है उसकी हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एटियोलॉजी और कोजेस क्या क्या होते हैं। तो एज के साथ जो मिडिल एज होती है, यानी कि 30 to 50 ईयर्स, उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्फेक्शियस एजेंट की अगर हम बात करें तो ये किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से ही होता है। स्मोकिंग और ओबेसिटी ये ज़्यादा इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। स्मोकिंग तो करती है, ओबेसिटी में क्या होता है? ज़्यादा प्रेशर हमारी बोन्स वगैरह पे आ जाता है, जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से ट्रिगर्ड होता है ये स्ट्रेसफुल इवेंट से। अगर कोई ज़्यादा ही स्ट्रेस हम ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकली हम बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, या हमें कोई इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा लग गया है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ट्रिगर कर सकते हैं और हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, जो जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या कोई इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहा है, या किसी को हार्मोनल इफेक्ट हो गया है, जैसे कि जेनेटिक्स हो सकता है, ह्यूमन के जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनकी वजह से जो है ये चीज़ देखने को मिल सकती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टोबैको, स्मोकिंग, या फिर जो गट में फ्लोरा होता है, जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, अगर उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए कि वो हमारे लिए अब नॉर्मल फ्लोरा की तरह वर्क ना करके हमारी बॉडी को हार्म करना शुरू कर दे, तो वो चीज़ भी होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है हम 3 फेज़ में डिस्कस करते हैं: मॉडिफिकेशन फेज़, इम्यून रिस्पॉन्स फेज़ और इन्फ्लामेटरी फेज़। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन फेज़ में क्या होता है? 2 टाइप आते हैं, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, जेनेटिक्स में क्या होता है? जो ह्यूमन के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, DR1, DR4 जो होते हैं, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे में और म्यूटेशन को लीड करते हैं इस डिजीज़ में। और यहाँ पे क्या होता है? स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये मिलके क्या करते हैं? जो हायालिन कार्टिलेज है, जो एक प्रोटीन की तरह वर्क करता है, उसको इफेक्ट करते हैं। यानी कि जो म्यूटेशन हो रही है DR1 में और DR4 में, वो भी, और साथ के साथ स्मोकिंग फैक्टर्स भी, ये दोनों फैक्टर मिलके क्या करते हैं? जो हायालिन कार्टिलेज है उसको इफेक्ट करते हैं। उसका जो टाइप 2 कोलेजन है उसमें ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके बाद एक अमीनो एसिड जो प्रोसेस होता है, आर्जिनिन जो प्रेजेंट होता है, उसको क्या करते हैं? विमेंटिन में चेंज कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को, जो ये चेंज होता है ड्यू टू फैक्टर्स, उसको हम क्या करते हैं? सिट्रोलाइन में जो है ये चेंज हो जाता है। ये किस लिए चेंजमेंट हो रही है? क्योंकि जो फैक्टर्स आ रहे हैं, जो कोजेज आ रहे हैं, टियोलॉजिकल फैक्टर्स आ रहे हैं, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन सब की वजह से जो आर्जिनिन है वो सिट्रोलाइन एंटीजन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम सिट्रोलेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होएगा। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं। टी सेल्स साइटोकाइनिन्स, मैक्रोफेजेस को रिलीज़ करते हैं और बी सेल यहाँ पे एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करेंगे। तो इस फेज़ को हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स फेज़। उसके बाद थर्ड फेज़ हमारा होता है जब हमारे मैक्रोफेजेस रिलीज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होएगी। इन्फ्लामेशन के साथ साथ हमें पेन, रेडनेस और वॉर्म्थ देखने को मिलती है, और हमें फिर साइनोवाइटिस, यानी कि जो इन्फ्लामेशन हो जाती है वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन की, वो देखने को मिलती है। इसको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी फेज़।
तो एज सच इसकी जो पैथोफिजियो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, मॉडिफिकेशन फेज, इम्यून रिस्पॉन्स फेज और इन्फ्लामेटरी फेज। इसको मॉडिफिकेशन फेज क्यों कहा गया है, क्योंकि जो अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे आर्जिनिन के फॉर्म में, वो मॉडिफाई हो जाता है और सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक एंटीजन है। ठीक है, अब वो एंटीजन में कन्वर्ट हो गया तो उसके रिगार्डिंग हमें हमारी बॉडी एक्टिव होएगी, वो रिस्पॉन्स करेगी, और रिस्पॉन्स करके जो ये टी सेल्स बी सेल्स रिलीज करते हैं, ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। उसके बाद जो मैक्रोफेजेस के बाद जो भी इन्फ्लामेशन हो रही है, रेडनेस, वोम्थ, जो भी हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, वो होता है हमारा इन्फ्लामेटरी फेज। अब इसके बाद मोस्ट इफेक्टिव जॉइंट्स कौन से होते हैं? प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होते हैं, मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट यानी कि पाम और फिंगर के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे वो होते हैं, मेटाटोर्सल फेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं, और जो मेन जॉइंट होते हैं बॉडी के वो सारे जो है यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं हम? मेडिकल वही हिस्ट्री ले सकते हैं, साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट अगर हम करते हैं तो उसमें हम ईएसआर का जो है लेवल इंक्रीज तो नहीं है वो चेक करेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन की जो चेन है वो तो नहीं बनी हुई है वो चेक करेंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज चेक करते हैं, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड जो एंटीबॉडीज़ हैं वो चेक करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो रखा होगा तो वहाँ पे उसके रिगार्डिंग हमें क्या है, एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए हम ब्लड टेस्ट में ये चेक करते हैं। उसके बाद हम उसकी ज़्यादा स्क्रीनिंग के लिए हम एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई कर सकते हैं। सीरम की अगर हम बात करते हैं तो हम एंटी स्ट्रिप्टोलिसिन ओ एंटीबॉडी चेक करते हैं, और एंटी सिट्रुलिन पेप्टाइड एंटीबॉडीज़ जो है यहाँ पे चेक करते हैं सीरम में। मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स आके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जॉइंट्स के रिगार्डिंग इन्फ्लामेशन वहाँ पे करा रहा है, तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, अजिथ्रोप्राइन। ठीक है, स्पेसिफिक ड्रग्स जैसे कि ARDS यानी कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो है हम यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें आती है मिथोट्रेक्सेट, लिफ्लोफ्लोनामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है, सल्फासेलिज़माइन, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं, ये सारी मेडिसिन। सर्जरी में अगर हम बात करें तो हम टेंडन को रिपेयर कर सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम ओस्टियोटोमी कर सकते हैं, और साइनोटोमी भी जो है हम यहाँ पे इस कंडीशन में कर सकते हैं। अब हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलती हैं, तो हमें जॉइंट का डैमेज हो सकता है, जो कार्पल टनल का सिंड्रोम है वो हो सकता है, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो वो सर्वाइकल मायोपैथी भी क्रिएट कर सकता है।